अमावस की काली रात थी। आसमान में तारों का नामो निशान नहीं था, मानो अंधेरे ने पूरी दुनिया को अपनी काली चादर में लपेट लिया हो। उत्तर प्रदेश के बीहड़ इलाकों में रामपुर का जंगल अपनी डरावनी कहानियों के लिए बदनाम था। उसी जंगल के बीच से गुजरने वाली एक ऊबड़ खाबड़ कच्ची पगडंडी पर एक पुरानी बैलगाड़ी हिचकोले खाती हुई आगे बढ़ रही थी। बैलगाड़ी पर दो जिगरी दोस्त बैठे थे, सुरेश और रोहन। सुरेश गांव का रहने वाला था, जो यहाँ के हर अंधविश्वास और डर से वाकिफ था। वहीं रोहन उसका दोस्त था, जिसे इन बातों पर रत्ती भर भी यकीन नहीं था। रोहन, मैंने तुझसे शाम को ही कहा था कि निकलने में देर मत करना। देख, अब रात के 12 बजने वाले हैं और हम अभी भी इस मनहूस जंगल के बीच फंसे हैं। मेरे दादाजी कहते थे कि इस काली घाटी वाले रास्ते पर रात को परिंदा भी पर नहीं मारता। अरे यार सुरेश, तू भी ना, 21वीं सदी में जी रहे हैं हम, और तू अभी भी दादा परदादा की भूतिया कहानियों में अटका है। देख कितना सुहाना मौसम है, शोर शराबी से दूर एकदम शांति। इसे डर नहीं, रोमांच कहते हैं मेरे भाई। इसे मौत का बुलावा कहते हैं। तुझे पता नहीं है, लोग कहते हैं यहाँ छलावा घूमता है। वो राहगीरों को रास्ता भटका देता है। जानवरों को पहले ही पता चल जाता है। देख, मेरे बैल कैसे बार बार रुक रहे हैं, ये आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। सुरेश की बात सच थी। बैल बार बार फुंकार रहे थे। अबे चुप कर, वो देख सामने बरगद के पेड़ के नीचे। सुरेश ने न चाहते हुए भी उधर देखा। उसकी सांसें हलक में अटक गईं। पेड़ के तने से सटकर एक औरत खड़ी थी। उसके बाल खुले थे, जो कमर तक लहरा रहे थे। जंगल के बीचों बीच इतनी रात गए दुल्हन के लिबास में सजी एक औरत का खड़ा होना किसी भी तरह से सामान्य नहीं था। रोहन, मेरी बात मान, उसकी तरफ मत देख, बैलों को मत रोक, चुपचाप निकल चल। ये इंसान नहीं है। इतनी रात को यहाँ कोई शरीफ घर की औरत खड़ी नहीं हो सकती। पागल हो गया है क्या? देख नहीं रहा वो मुसीबत में लग रही है? हो सकता है किसी डाकू ने उसे लूटा हो या रास्ता भटक गई हो। इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। रोहन ने सुरेश की एक न सुनी और बैलगाड़ी को उस औरत के पास रोक दिया। जी सुनिए, आप यहाँ इतनी रात को अकेली क्या कर रही हैं? क्या हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं? ये जगह सुरक्षित नहीं है। उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ पल तक सन्नाटा छाया रहा। फिर उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और आगे के रास्ते की तरफ इशारा किया। मुझे अगले गांव माधोगढ़ जाना है। क्या आप मुझे वहां तक छोड़ देंगे? मेरे पांव थक गए हैं। जी नहीं, हमारी गाड़ी में जगह नहीं है और माधोगढ़ यहाँ से बहुत दूर है। हम उस तरफ नहीं जा रहे। सुरेश झूठ बोल रहा था, लेकिन रोहन उसकी आंखों में सम्मोहन का शिकार हो चुका था। बकवास बंद करो सुरेश, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। ये डरपोक है। आप आ जाइए, बैठ जाइए, हम आपको माधोगढ़ छोड़ देंगे। लड़की ने धीरे से सिर हिलाया। जैसे ही उसने बैलगाड़ी पर कदम रखा, गाड़ी का पिछला हिस्सा अचानक भारी हो गया, जैसे किसी ने बहुत बड़ा पत्थर रख दिया हो। बैलों ने एक जोरदार झटका दिया और गाड़ी आगे बढ़ी। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। रोहन, मुझे बहुत गलत लग रहा है। देख, बैलों के मुंह से झाग निकल रहा है और ये बदबू कैसी है? तुझे हर चीज में शक होता है। वो बेचारी कितनी शांत बैठी है। चुपचाप गाड़ी चला। करीब 20 मिनट तक सफर ऐसे ही चला। सन्नाटा काटने को दौड़ रहा था। तभी गाड़ी का बायां पहिया एक गहरे कीचड़ भरे गड्ढे में जा गिरा। लो, हो गया सत्यानाश। मैंने कहा था ये रास्ता शापित है। अब पहिया धंस गया है। इतनी रात को हम यहाँ फंस गए। चिंता मत करो, हम मिलकर निकाल लेंगे। आप घबराइए मत, बस पहिया फंसा है, अभी ठीक कर लेते हैं। लड़की एकदम बुत बनकर बैठी थी। न वो हिली, न उसने कोई जवाब दिया। सुरेश नीचे उतरा। रोहन, तू ऊपर ही रहे, मैं नीचे घुसकर धुरी चेक करता हूँ। अगर मैं धक्का लगाऊं तो तू बैलों को हाँकना, नीचे मत उतरना, यहाँ बहुत कीचड़ है। वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम रोहन है।
कोई जवाब नहीं आया। रोहन को अजीब लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बैलगाड़ी खाली थी, लड़की वहां नहीं थी। अरे ये कहां गायब हो गई? अभी तो यहीं थी। रोहन ने इधर उधर नजर दौड़ाई। उसे बैलगाड़ी से करीब 50 कदम दूर खेतों के बीच एक पगडंडी पर वही साड़ी लहराती हुई दिखाई दी। वो लड़की बिना किसी आवाज के गाड़ी से उतर चुकी थी और जंगल की गहराई की तरफ बढ़ रही थी। रोहन को लगा कि शायद वो डर गई है या रास्ता भटक गई है। उस पर उस लड़की का ऐसा जादू चढ़ा था कि उसे सुरेश को बताना भी याद नहीं रहा। सुनिए, रुकिए, आप कहां जा रही हैं? वो रास्ता खतरनाक है, मैं आपको छोड़ने आ रहा हूं। सुरेश गाड़ी के नीचे जोर लगा रहा था। उसे पता भी नहीं चला कि रोहन कब गाड़ी से उतरा। उधर रोहन उस लाल साए के पीछे सम्मोहित होकर घने जंगल में मौत के रास्ते पर आगे बढ़ता चला गया। रोहन उस लड़की के पीछे पीछे जंगल में बहुत अंदर तक आ चुका था। कांटेदार झाड़ियां उसके कपड़े फाड़ रही थीं और नंगे पैरों में पत्थर चुभ रहे थे, लेकिन उसे किसी दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। उसका पूरा ध्यान सिर्फ उस लड़की पर था जो कुछ ही कदम आगे चल रही थी। जंगल अब और भी घना और डरावना हो गया था। पुराने पेड़ों की शाखाएं ऐसे मुड़ी हुई थीं जैसे किसी तड़पते हुए इंसान के हाथ हों। हवा एकदम रुक गई थी। न झिंगुर की आवाज, न किसी रात के पक्षी की बोली। सिर्फ रोहन की भारी सांसों की आवाज उस सन्नाटे को चीर रही थी। चलते चलते अचानक वो लड़की एक पुराने खंडहर हो चुके कुएं के पास जाके रुक गई। ये कुआं बहुत पुराना लग रहा था। अरे आप यहां क्यों रुक गईं? ये जगह बहुत डरावनी है। चलिए वापस बैलगाड़ी के पास चलिए, सुरेश हमारा इंतजार कर रहा होगा। लड़की ने अभी भी अपनी पीठ रोहन की तरफ की हुई थी। वो एकदम स्थिर खड़ी थी। तभी एक बहुत ही धीमी घुटी हुई हंसी की आवाज आई, जैसे कोई कुएं के अंदर से हंस रहा हो। वापस? यहाँ आने वाला कोई वापस नहीं जाता। मैं तो अपने घर आ गई, अब तुम्हारी बारी है। क्या मतलब? ये कैसा मजाक है? चलिए यहां से। तभी एक ऐसा नजारा हुआ जिसे देखकर रोहन की रूह कांप गई। उस लड़की ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाना शुरू किया। अब उसका चेहरा ठीक रोहन के सामने था। रोहन की चीख गले में ही घुट गई। वो चेहरा किसी खूबसूरत लड़की का नहीं था। मांस सड़ा हुआ था, एक आंख लटकी हुई थी और मुंह कान तक फटा हुआ था, जिसमें से काले रंग का लार टपक रहा था। लेकिन सबसे भयानक चीज थी उसके पैर, जो उल्टे मुड़े हुए थे। ये कोई इंसान नहीं, छलावा था। हे भगवान, ये क्या बला है? बचाओ! तूने ही तो कहा था अकेली लड़की को नहीं छोड़ना चाहिए। अब मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। छलावे ने एक झटके में अपना हाथ बढ़ाया। उसका हाथ रबड़ की तरह लंबा होता गया। रोहन जान बचाने के लिए पलटा और पागलों की तरह जंगल में उल्टी दिशा में दौड़ पड़ा। वो गिरता पड़ता भाग रहा था। पीछे से उसे भारी कदमों की आवाज और एक डरावनी हंसी सुनाई दे रही थी, जो कभी दाएं से आती, कभी बाएं से। जंगल उसे गोल गोल घुमा रहा था। रोहन का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लग रहा था सीना फाड़कर बाहर आ जाएगा। तभी उसे दूर कहीं रोशनी की एक किरण दिखाई दी। वो उम्मीद की आखिरी किरण थी। उसे लगा कि वो रास्ता भटक कर वापस सड़क के पास आ गया है। रोशनी के पास एक जाना पहचाना साया खड़ा था। वो सुरेश था। रोहन दौड़कर सुरेश के पास पहुंचा और उसे झकझोर दिया। रोहन का पूरा शरीर पसीने और डर से कांप रहा था। सुरेश भाई, बचा ले मुझे, भाग यहां से। वो लड़की छलावा है। लेकिन सुरेश ने कोई जवाब नहीं दिया। वो एकदम बुत बनकर खड़ा था, जैसे पत्थर की मूर्ति हो। सुरेश, तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा? भाई मेरी बात सुन। तभी उस सुरेश ने धीरे से अपना सिर उठाया। रोहन का खून जम गया। सामने खड़ा शख्स सुरेश जैसा दिख रहा था। उसके कपड़े भी वही थे,
लेकिन उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं और उसके चेहरे पर एक बहुत ही शैतानी ठंडी मुस्कान थी। ये सुरेश नहीं था, ये वही छलावा था जिसने सुरेश का रूप ले लिया था। रोहन जंगल में गोल घूमकर वापस उसी शैतान के पास आ गया था। रोहन छलावा के जाल में पूरी तरह फंस चुका था। तभी छलावा सुरेश की आवाज निकालते हुए बोला, किसे बचा रहा है रोहन? मैं तो यहीं हूं तेरे पास। तुझे छोड़कर मैं कहां जाऊंगा? रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ गया कि वो एक जाल में फंस चुका है। वो चीखना चाहता था, लेकिन डर ने उसकी आवाज छीन ली थी। उसका गला सूख गया था, मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन शब्द नहीं निकले। रोहन चीखना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकली। डर के मारे उसका गला जैसे सिल गया हो। वो बस मुंह खोलकर खड़ा रह गया। उसके पैर जमीन में गड़ गए थे। मैंने कहा था ना, तू मेरी सुंदरता पर मोहित हुआ था। अब तुझे मेरा असली रूप भी देखना होगा। इंसानी मांस की खुशबू बहुत दिनों बाद मिली है। आज तो मजा ही आ गया। इससे पहले कि रोहन कुछ कर पाता, उस नकली सुरेश ने अपना दाहिना हाथ उठाया। देखते ही देखते उसकी उंगलियां लंबी होकर खंजर जैसे नाखूनों में बदल गईं। उसकी मुस्कान चौड़ी होकर एक भयानक हंसी में बदल गई। उसने बिजली की तेजी से रोहन की गर्दन पकड़ ली और उसे हवा में उठा दिया और जोर से जमीन पर पटक दिया, जिससे रोहन की वहीं मौत हो गई। जंगल में बस एक हल्की सी घुर्र घुर्र की आवाज हुई और फिर सब शांत हो गया। रोहन का बेजान शरीर जमीन पर एक बोरे की तरह गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली थीं, जिनमें अभी भी आखिरी पल का खौफ जमा हुआ था। छलावा रोहन के शव के पास झुका। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। उसकी त्वचा पिघलने लगी और हड्डियां चटकने लगीं। कुछ ही पलों में वो भयानक राक्षस एक साधारण इंसान के रूप में बदल गया। अब वो हूबहू रोहन जैसा दिख रहा था। वही कपड़े, वही चेहरा, वही बाल। उसने अपने कपड़े झाड़े, चेहरे पर एक मासूम मुस्कान ओढ़ ली और जंगल से बाहर उस रास्ते की तरफ चल पड़ा जहां असली सुरेश अभी भी बेचारा बैलगाड़ी के नीचे कीचड़ में सना हुआ पहिया ठीक करने की जद्दोजहद कर रहा था। छलावा अब धीरे धीरे बैलगाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। उधर बैलगाड़ी के पास सुरेश का हाल बुरा था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर आखिरकार पहिए को कीचड़ से बाहर निकाल ही लिया था। वो पसीने से तरबतर था और कीचड़ से सने हाथों से माथा पोंछ रहा था। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसे लगा कि रोहन उसे मुसीबत में अकेला छोड़कर कहीं आराम से बैठा है या उस लड़की से बातें कर रहा है। वो थका हुआ था और उसे रोहन पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो उसे अकेला छोड़कर उस लड़की के पीछे चला गया। इस रोहन का तो दिमाग खराब हो गया है। दोस्ती के नाम पर कलंक है ये। मुझे यहाँ कीचड़ में सड़ने के लिए छोड़ गया और खुद मजे से गायब है। आने दे इसे, आज तो इसकी खबर लूंगा। इसे यहीं जंगल में छोड़कर ना गया तो मेरा नाम सुरेश नहीं। अनजान लड़की के पीछे ऐसे भाग गया जैसे कोई पुरानी पहचान हो। तभी पास की घनी झाड़ियों से सूखी टहनियों के टूटने की आवाज आई। सुरेश ने तुरंत अपनी नजर उस दिशा में घुमाई। रोशनी के दायरे में रोहन आता हुआ दिखाई दिया। वह थोड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और जूतों पर ताजी गीली मिट्टी लगी थी। लेकिन सुरेश को क्या पता कि ये उसका दोस्त रोहन नहीं, बल्कि वही छलावा है। कहां मर गया था तू? मैं यहां पिछले आधे घंटे से गधे की तरह धक्के खा रहा हूं और तू जनाब आशिकी लड़ाने गए थे। कहां है वो लड़की? और तुझे क्या हुआ? ऐसे क्यों चल रहा है? शुक्र माना कि सही समय पर आ गया, वरना मैं तो तुझे यहीं छोड़कर जाने वाला था। वो तो अपने घर चली गई सुरेश। उसे रास्ता मिल गया। अब हमें भी चलना चाहिए, देर हो रही है।
सुरेश को रोहन की आवाज थोड़ी बदली हुई लगी। रोहन की आवाज में हमेशा एक चुलबुलापन होता था, लेकिन ये आवाज खोखली थी, जैसे कुएं के अंदर से आ रही हो। लेकिन सुरेश इतना थका हुआ और गुस्से में था कि उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। हाँ चल, अब ड्रामा मत कर, वैसे ही बहुत रात हो गई है और ये बैल भी पता नहीं क्यों पागल हुए जा रहे हैं, शांत ही नहीं हो रहे। पता नहीं क्या हुआ, जरूर ये सब उस लड़की की वजह से हुआ होगा। मैंने तुझसे कहा था उसे मत बिठा। सुरेश बैलगाड़ी पर चढ़ गया। जैसे ही नकली रोहन ने बैलगाड़ी पर चढ़ने के लिए अपना पैर रखा, बैलों ने एक भयानक आवाज निकाली। ऐसी आवाज जो बैल तभी निकालते हैं जब वे अपने सामने मौत देखते हैं। वे रस्सियां तोड़ाने की कोशिश करने लगे, बुरी तरह फड़फड़ाने लगे। अरे क्या हो गया इन्हें? अभी तो ठीक थे। शांत हो जाओ, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। जरूर उसी लड़की ने कुछ किया है। चिंता मत कर भाई, मैं हूं ना, तू बस गाड़ी बढ़ा, सब ठीक हो जाएगा। वे लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। जंगल का रास्ता और भी डरावना होता जा रहा था। तभी कुछ दूर चलने के बाद जैसे ही रोहन का हाथ सुरेश के कंधे पर पड़ा, सुरेश के पूरे शरीर में बिजली जैसा झटका लगा। वो हाथ इंसान का नहीं लग रहा था, वो बर्फ की सिल्ली जैसा ठंडा था। सुरेश ने चौंक कर रोहन की तरफ देखा। रोहन, तेरे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? तुझे बुखार तो नहीं चढ़ गया? और तेरे कपड़ों से ये अजीब सी बदबू क्यों आ रही है, जैसे गीली मिट्टी और सड़े हुए मांस की हो? जंगल की ठंड है सुरेश, और बदबू। शायद उस लड़की की खुशबू अभी भी मेरे साथ है। उसने मुझे गले लगाया था, धन्यवाद कहने के लिए। सुरेश का दिल धक से रह गया। रोहन कभी ऐसी बातें नहीं करता था। सुरेश के दिमाग में खतरे की घंटी बज उठी। उसे अचानक अपने दादाजी की एक और बात याद आई। बेटा, छलावा जब रूप बदलता है तो वो सब कुछ नकल कर सकता है, आवाज, चेहरा, कपड़े, लेकिन वो कभी अपनी परछाई नहीं बना सकता, क्योंकि साये का कोई साया नहीं होता। सुरेश ने डरते डरते धीरे से नीचे बैलगाड़ी के लकड़ी के तख्तों पर देखा कि काली परछाई साफ साफ हिलती हुई दिख रही थी, लेकिन उसके ठीक बगल में बैठे रोहन की कोई परछाई नहीं थी। तख्ता एकदम खाली था। हे भगवान, हे हनुमान जी, ये रोहन नहीं है। मैंने किसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया? सुरेश समझ गया कि उसका असली दोस्त अब इस दुनिया में नहीं है। वो घने जंगल के बीच एक नरभक्षी शैतान के साथ एक ही लकड़ी के तख्ते पर बैठा था। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसने कांपते हाथों से बैलों की लगाम पकड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गाड़ी तेज चला सुरेश, तू देख क्या रहा है? मेरा असली घर अब ज्यादा दूर नहीं है। अब हम हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा। सुरेश ने ना चाहते हुए भी बैलों को हाँका। बैलगाड़ी धीरे धीरे घने कोहरे में आगे बढ़ी और अंधेरे में विलीन हो गई। उस रात के बाद रामपुर के जंगल में सुरेश और रोहन को फिर किसी ने नहीं देखा। अगली सुबह गांव वालों को सड़क किनारे वो बैलगाड़ी खड़ी मिली। बैल गायब थे, लेकिन गाड़ी पर सुरेश का गमछा और रोहन की घड़ी पड़ी थी, और गाड़ी की लकड़ी की सीट पर खून से सने हुए पंजों के गहरे निशान थे। जंगल आज भी खामोश है, लेकिन कहते हैं कि अमावस की रात को उस रास्ते से गुजरो तो आज भी बैलगाड़ी के पहियों की आवाज और दो दोस्तों की चीखें सुनाई देती हैं।